संघ की न्यायपालिका। क्या पढ़ रहे हैं? संघ की न्यायपालिका। और ये भाग 5 के अंतर्गत है। किसमें है? भाग 5 के भाग अंतर्गत। 5 में। किसमें है? भाग 5 में। हमारे देश में जो न्यायपालिका है वो एकीकृत न्यायपालिका। किस न्यायपालिका है? एकीकृत। एकीकृत न्यायपालिका का मतलब है कि केंद्र और राज्य में अलग अलग न्यायपालिका नहीं है ना। पूरे देश की न्यायपालिका क्या है? एक समान है ना। जिस राज्यों में, राज्य के बाद केंद्र में क्या है? आपके सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, मतलब उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ भी आप कहाँ जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। तो हमारे एक एकीकृत न्यायपालिका। कैसी न्यायपालिका है? एकीकृत न्यायपालिका। अब इस संविधान का जो अनुच्छेद है 124, कौन सा बेटा? 124 आर्टिकल 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है। अब बात आती है सबसे पहले कि न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों है देश में? देश में न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों है? तो हम जानते हैं कि सरकार के 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3। एक होता है कार्यपालिका, एक होती है विधायिका और एक होती है न्यायपालिका, है ना। तो सरकार के कार्यों पर नियंत्रण के लिए क्या होती है? आपकी न्यायपालिका। तो एक जवाब आता है यहाँ पर कि न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों? सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग होती है न्यायपालिका। दूसरा कि हमारा देश कैसा है? संघीय शासन है। कैसा है? संघीय शासन। संघीय शासन का मतलब होता है कि देश का केंद्र और राज्य में बटे होना। तो केंद्र और राज्य के अंदर जब विवाद उत्पन्न होता है शक्तियों के बंटवारे के लिए, तो उनका निर्णय कौन करेगा? एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका ही कर सकती है। तीसरा कि सरकार और जनता के बीच में मान लो कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका फैसला कौन करता है? न्यायपालिका करती है। कौन करती है? न्यायपालिका। इसके बाद कानून का शासन, कानून के शासन को लागू कौन करता है? न्यायपालिका। क्योंकि देश को संचालित करने के लिए क्या बनाया? कानून बनाए हैं। इन कानूनों का अगर कोई उल्लंघन करता है तो उस पर सजा या जुर्माना दंड का प्रावधान कौन करती है? न्यायपालिका। कौन करती है? न्यायपालिका। अब देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय। मुख्य रूप से क्या पढ़ रहे हैं? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय को हम सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं अंग्रेजी में, और एक और अन्य नाम है उच्चतम न्यायालय। कौन सा न्यायालय? उच्चतम। किसका? सुप्रीम कोर्ट। ये किस भाग में? तो संविधान के भाग 5 में। संविधान में कितने भाग है? 22 भाग है। कितने भाग? 22। और कितने अनुच्छेद है? 395 अनुच्छेद है ना। अनुसूची कितनी है? 12 है। और मूल संविधान में कितनी थी? 8 थी। कितनी थी? 8। ठीक है, तो ये देखो हमारे सुप्रीम कोर्ट का वर्णन आर्टिकल 124 से 147 के बीच में। किसके बीच में? 124 से 147 के बीच में। आर्टिकल 124 एक बताता है कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। क्या होगा? सर्वोच्च न्यायालय। अब सर्वोच्च न्यायालय के संगठन की अगर बात करें तो जो संविधान लागू हुआ था उस समय कुल कितने न्यायाधीश थे सर्वोच्च न्यायालय में? 8, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश था और 7 अन्य न्यायाधीश। देखो न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसको दी है? संसद को दी है। किसको दी है? संसद को। प्रश्न आता है कि सर्वोच्च न्यायालय में जजों की संख्या कौन बढ़ा सकता है? संसद बढ़ा सकती है। ठीक है, तो इनकी संख्या बढ़ाने की शक्ति संसद के पास है। वर्तमान में कुल कितने न्यायाधीश? 34। वर्तमान में कितने हैं? 34। जिसमें एक क्या है आपका? मुख्य न्यायाधीश। क्या है? मुख्य। और 33 क्या है? अन्य न्यायाधीश। तो कार्य बढ़ गया है या किसी फैसले के बेंच में बैठने के लिए गणपूर्ति कम पड़ रही है तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज को, तदर्थ न्यायाधीश को नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? तो राष्ट्रपति चाहे तो सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीश जो होते हैं ना अस्थायी होते हैं। क्या होते हैं? अस्थायी। ये जब काम बढ़ जाता है सुप्रीम कोर्ट में तो इनको नियुक्त कर देता है कौन? राष्ट्रपति। तो एक बात ध्यान रखना है आपको, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। देखो सुप्रीम कोर्ट का स्थान कहाँ पर है? तो मुख्य रूप से दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? दिल्ली में। लेकिन मुख्य न्यायाधीश चाहे तो भारत के किसी अन्य हिस्से में भी क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट को स्थापित कर सकता है कुछ समय के लिए, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है, आपको राष्ट्रपति से पहले अनुमति लेना पड़ेगी। क्लियर है? फिर अगर हम देखें अर्हता, ये योग्यता की बात करें। किसकी बात करें? अर्हता है योग्यता, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए आपके पास कौन कौन सी योग्यताएं होना चाहिए। तो उसमें पहला बताया गया भारत का नागरिक हो। क्या हो? भारत का नागरिक। उसके बाद कम से कम 5 वर्ष तक। कितने वर्षों तक? कम से कम 5 वर्ष। किसी भी हाई कोर्ट यानी किसी भी उच्च न्यायालय का क्या होना चाहिए? वो जज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जज। इसके अतिरिक्त वो हाई कोर्ट में कम से कम 10 साल तक वकील या अधिवक्ता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वकील या अधिवक्ता। ठीक है, फिर एक और यहाँ पर दिखता है कि राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो। क्या हो? पारंगत विधिवेत्ता। तो फिर से एक बार देख लेते हैं आर्टिकल 124(3) के तहत सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए निम्न योग्यता होना चाहिए। एक है भारत का नागरिक, दूसरा हो
कम से कम कम से कम 5 वर्ष तक हाई कोर्ट में क्या हो, जज रहा हो। जज। फिर कम से कम 10 वर्ष तक हाई कोर्ट में वकील या अधिवक्ता रहा हो। इसके बाद राष्ट्रपति की राय में क्या हो, पारंगत विधि वेता हो। अब आगे के देखो तथ्यों को हम देखते हैं कि राष्ट्रपति, देखिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पदावधि क्या है, कार्यकाल कितना रहता है, क्या है कार्यकाल या पदावधि कितनी होती है। देखो हमने गवर्नर को पढ़ा है, राष्ट्रपति को पढ़ा, उपराष्ट्रपति को पढ़ा, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सबको पढ़ा, उनका कार्यकाल 5-5 वर्षों का रहता है ना। जैसे राज्यपाल का राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है, 5 वर्ष से पहले भी हटाया जा सकता है। लेकिन आपका जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, इसका जो अधिकतम कार्यकाल बताया, कितना कार्यकाल बताया है कि 65 वर्ष की आयु तक रहता है। कितनी वर्ष की आयु तक रहता है। हमने अन्य संवैधानिक पदों को देखा था, वहां पर हमने न्यूनतम आयु देखी, क्या देखी, न्यूनतम। जैसे कि एक सांसद जो है 25 वर्ष की आयु का होना चाहिए ना। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति आपका कितना 35 वर्ष का, राज्यपाल का कितना 35 वर्ष का। उसके बाद हमने राज्यसभा का सदस्य 30 वर्ष का, वहां पर न्यूनतम आयु देखी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए न्यूनतम आयु की आवश्यकता नहीं है, अधिकतम आयु की बात की गई कि 65 वर्ष की आयु तक ही व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय के पद को धारण कर सकता है या प्राप्त कर सकता है। 65 वर्ष के पहले अगर वो चाहे तो अपना त्याग पत्र दे सकता है। किसको देगा, प्रेसिडेंट को। किसको देगा, प्रेसिडेंट। जो नियुक्त करता है उसी को त्याग पत्र दिया जाता है, ठीक है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जज 65 वर्ष से पहले भी आपका राष्ट्रपति को क्या दे सकता है, त्याग पत्र दे सकता है। उसके बाद प्रेसिडेंट जो होता है, राष्ट्रपति जो होता है, वो 65 वर्ष से पहले भी उसको हटा सकता है। क्या कर सकता है, पद मुक्त कर सकता है ना, पद मुक्त कर सकता है। कौन कर सकता है, प्रेसिडेंट कर सकता है। देखो प्रेसिडेंट भी कब करता है, प्रेसिडेंट के पास स्वयं में ताकत नहीं है। अगर संसद, कौन, संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा विशेष बहुमत, विशेष बहुमत का मतलब होता है 2/3 बहुमत से अगर प्रस्ताव को पारित कर देते हैं तो राष्ट्रपति उसको क्या कर सकता है, पद मुक्त कर सकता है। किसको, सुप्रीम कोर्ट के जज को। क्लियर है आपको। अब देखिए न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीश को अपॉइंट कौन करता है। देखो न्यायाधीश का कोई निर्वाचन नहीं होता, नियुक्ति होती है। क्या होती है, नियुक्ति। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति। और देखो ये किससे, अन्य न्यायाधीशों से परामर्श करता है। क्या करता है, परामर्श। अन्य न्यायाधीशों से क्या करता है, परामर्श करता है। फिर देखो न्यायाधीश को जो हटाने की पूरा हमने जो यहाँ पर पढ़ा है कि प्रेसिडेंट हटा सकता है, तो एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस के तहत, उस प्रक्रिया के तहत प्रेसिडेंट हटाता है। कैसे हटाता है, तो देखो न्यायाधीशों के लिए कानून बना था न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 और आर्टिकल 124(4) के तहत सुप्रीम कोर्ट के जज को महाभियोग के समान, महाभियोग से नहीं, महाभियोग से केवल राष्ट्रपति को ही हटाया जा सकता है ना। यहाँ पर महाभियोग के समान एक प्रक्रिया है, उसके द्वारा हटाया जाता है। देखो लोकसभा में अगर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव लाया जा रहा है तो लोकसभा में न्यूनतम कितने, 100 मेंबर। कितने मेंबर, 100। और राज्यसभा के न्यूनतम 50 मेंबर सदस्य द्वारा राष्ट्रपति को संबोधित, है ना। अगर लोकसभा में लाया जा रहा है तो लोकसभा अध्यक्ष को दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष। और उसके बाद अगर राज्यसभा में लाया जा रहा है तो किसको दिया जाएगा, राज्यसभा के सभापति। राज्यसभा के सभापति का मतलब यहाँ पे क्या मतलब है, वाइस प्रेसिडेंट, है ना। अरे उपराष्ट्रपति होता है आपका, ठीक है। अब देखिए ये प्रस्ताव आपने दे दिया मान लो, अब इस प्रस्ताव पर एक कमेटी बैठती है, 3 सदस्य। क्या बैठती है, कमेटी। इस कमेटी में या तो सर्वोच्च न्यायालय के जज रहते हैं या फिर महान या प्रख्यात विधिवेता वकील रहते हैं, ठीक है। अब ये कमेटी क्या करती है, जांच करती है, दोषी अगर व्यक्ति होता है और अगर ये हाँ कर देती है, क्या कर देती है, हाँ। सामने वाला व्यक्ति क्या है, दोषी है, तो जो सदन प्रस्ताव को लेकर आया था उस सदन में आपको 2/3 से क्या करना है, बिल को पास करना है। फिर अगले सदन में क्या करना है, 2/3 से बिल को पास करना। और प्रेसिडेंट क्या करता है, प्रेसिडेंट उसको क्या करता है, पद मुक्त कर देता है। क्या कर देता है, पद मुक्त। क्लियर। देखो ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के जजों को हटाने की प्रोसेस है। क्या है, दोनों को हटाने की, है ना। देखो हाई कोर्ट के जज को भी राज्य सरकार का हस्तक्षेप नहीं है। किसका हस्तक्षेप नहीं है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज की पावर किसके पास, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी राष्ट्रपति के पास। किसके पास है, राष्ट्रपति के पास। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजों को नियुक्त करना, इनको शपथ दिलवाना, इनका स्थानांतरण करना, ये सभी शक्तियां किसके पास है, केंद्र सरकार यानी राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। सुप्रीम कोर्ट के जज को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। अनुसूची शेड्यूल जो आपका 3 है ना, हमने अनुसूची देखी थी। अनुसूची 1 में आपका केंद्र राज्य संबंधों के, केंद्र राज्यों के बारे में बताया गया है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाओं के नामों के बारे में वर्णन है।
फिर आपका शेड्यूल सेकंड जो है इसमें संवैधानिक पद है, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायाधीश वगैरह, इनकी सबकी क्या है, सैलरी, वेतन, भत्ते, है ना, सेवा शर्तों का निर्धारण है। फिर आपका शेड्यूल थर्ड है, इसमें सभी संवैधानिक पद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, है ना, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इनकी शपथ का वर्णन है। क्या है? शपथ का वर्णन। तो ये हमने मुख्य रूप से देखा कि संघ की न्यायपालिका, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय को देखा, न्यायपालिका की भूमिका को देखा, न्यायपालिका का संगठन देखा, क्या क्या योग्यता होती है न्यायाधीश के लिए, कौन नियुक्त करता है, कौन शपथ दिलवाता है, कैसे हटाया जा सकता है। अब देखो इसके आगे हम जो पढ़ने वाले हैं आज, सुप्रीम कोर्ट के कार्य देखेंगे। क्या देखेंगे? सुप्रीम कोर्ट के चलो, कार्य। ठीक है, तो अगला लेक्चर सुप्रीम कोर्ट के कार्य।